प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों ग्रुप थ्योरी के अंदर मैंने लास्ट जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया था वो टॉपिक था बच्चों साइक्लिक ग्रुप। वहाँ पे बच्चों हमने साइक्लिक ग्रुप के बेसिक कंसेप्ट को समझा और वहाँ पे बच्चों हमने ये सीखने की कोशिश की कि कोई भी जो ग्रुप होता है वो साइक्लिक ग्रुप कब बनता है, उसको किस किस प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना पड़ेगा साइक्लिक ग्रुप को बनने के लिए। बच्चों अब हम कुछ थ्योरम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और वो जो थ्योरम होगी बच्चों उन सभी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होंगी जो टॉपिक अब तक हम ग्रुप थ्योरी के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हम मूव करने वाले हैं फर्स्ट थ्योरम के ऊपर। तो फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट किस तरीके से होगा बच्चों, इसको चेक करते हैं। स्टेटमेंट इसका कुछ इस तरीके से है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G, if every element of a group G has its own inverse, then जो ग्रुप होगा हमारे पास, then ग्रुप G इज एबिलियन। तो जो हमारे पास ग्रुप होगा वो कैसा होगा, वो हमारे पास एबिलियन ग्रुप होगा। मतलब कि कोई ग्रुप हमारे पास होगा G और उस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनका जो इन्वर्स है वापस वही एलिमेंट होंगे। तो अगर कोई ग्रुप इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो ग्रुप साइक्लिक होना चाहिए, एबिलियन होना चाहिए। तो आप इसको बच्चों कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करो। मान लीजिए बच्चों मेरे पास कोई ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर कुछ इस तरह के एलिमेंट हैं A, B, C, D, और यहाँ पे अगर मैं A का इन्वर्स निकालूँ तो वापस मुझे A मिले और B का इन्वर्स अगर मैं निकालूँ तो मुझे वापस B मिले और अगर मैं C का इन्वर्स निकालूँ तो वापस मुझे C मिले। मतलब कि कुछ इस तरह की कंडीशन यहाँ पे होनी चाहिए कि अगर मैं इसका कोई एलिमेंट लूँ उसका इन्वर्स वापस मुझे वही एलिमेंट मिलना चाहिए। मतलब कि आप इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट उठा लो, उसका जो इन्वर्स होगा वापस मुझे वही एलिमेंट मिलेगा। तो अगर कोई ग्रुप इस तरह के एलिमेंट को कंटेन करता है, अगर कोई ग्रुप को कुछ इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो जो ग्रुप होगा वो हमें एबिलियन ग्रुप हमें उसको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, और आपने ये भी सीखा हुआ है कि कोई भी ग्रुप बच्चों एबिलियन ग्रुप कब बनता है। किसी भी ग्रुप को एबिलियन बनने के लिए उसको एक्स्ट्रा जो पांचवी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव लॉ, उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक बच्चों, कम्यूटेटिव लॉ के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने किसी भी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके दिखाना है अगर हमें इस ग्रुप G को दिखाना है एबिलियन। ठीक है, इसके बच्चों प्रूफ के ऊपर बात करते हैं। इसका प्रूफ कुछ इस तरीके से होगा बच्चों। यहाँ पे मैंने जो G ग्रुप लिया है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन, मतलब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो एक ग्रुप होगा। तो बच्चों इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को मैं एक ग्रुप बोलूँगा और बेसिकली ये जो G है ये मेरे पास एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। दिस इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ठीक, और यहाँ पे मैंने कोई बच्चों एलिमेंट लिया X और Y किसी ग्रुप G के, और आपको पता है कि इस ग्रुप का जो कोई भी एलिमेंट होगा उसका जो इन्वर्स होगा वापस बच्चों वही एलिमेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर X और Y इस ग्रुप के दो एलिमेंट होंगे तो उस कंडीशन में जो X का इन्वर्स होगा वापस बच्चों क्या होगा, X होगा, और Y का इन्वर्स मुझे क्या मिलेगा, वापस Y मिलेगा। ठीक है, नाउ सिंस अगर बच्चों मैं X और Y का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, मतलब कि X और Y अगर दो अलग अलग एलिमेंट है इस ग्रुप G के लिए, तो जब मैं X और Y के ऊपर क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करवाऊंगा, मतलब कि जब मैं इसके ऊपर मैं क्लोजर लॉ को अप्लाई करूंगा, या फिर आप कह लीजिए कि जब आप X और Y का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इस ग्रुप के लिए क्लोजर लॉ का मतलब क्या होगा कि आप दो एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो जब मैं X और Y का मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस उसी ग्रुप के अंदर जाएगा, क्योंकि उसी ग्रुप G के अंदर जाएगा, क्योंकि बच्चों ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करेगा। अब अगर X इंटू वाई G के अंदर जाएगा, मतलब कि जो एक्स वाई की फॉर्म में जो एलिमेंट होगा वो जो एक्स वाई होगा बच्चों वो भी इस G के लिए एलिमेंट का काम करेगा। ठीक है, मतलब कि X और Y को मल्टीप्लाई करके जो मुझे नया एलिमेंट मिलेगा जो एक्स वाई की फॉर्म में होगा वो भी इस ग्रुप G का एलिमेंट होगा। और अगर एक्स वाई इस ग्रुप G का एलिमेंट होगा तो वो भी बच्चों इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि जो भी उसका इन्वर्स होगा वापस उसी के बराबर होगा। मतलब कि अगर एक्स वाई कोई एलिमेंट है ग्रुप G का, तो जब मैं एक्स वाई का कोई इन्वर्स निकालूंगा तो वापस मुझे एक्स वाई के बराबर मिलेगा इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बच्चों इसी को मैं और आगे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इस एक्स वाई इन्वर्स को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, वाई इन्वर्स एक्स इन्वर्स इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, क्योंकि आप ये अपनी छोटी क्लासेज में पढ़ चुके हो
कि अगर मैं ए इंटू बी अगर मैं ए इंटू बी का होल इन्वर्स निकालूं तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, मतलब कि पिछले वाली वैल्यू का इन्वर्स पहले लिखा जाएगा, फिर मल्टीप्लाई सामने वाली वैल्यू का इन्वर्स आएगा बाद में। तो उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्स वाई का होल इन्वर्स बनेगा वाई इन्वर्स एक्स इन्वर्स इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, अब हमने ऊपर लिखा हुआ है कि जो x का इन्वर्स है वापस किसके बराबर है, x के बराबर, और y का इन्वर्स किसके बराबर है, y के बराबर। तो इस y इन्वर्स की जगह में लिख सकता हूँ y और x इन्वर्स की जगह में लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो y x मेरे पास बराबर आ चुका है एक्स वाई। इसको बच्चों ऑब्जर्व करो, x और y दोनों ही किसके एलिमेंट थे, ग्रुप G के। अगर मैं y और x का मल्टीप्लाई करूँ, मतलब कि मैं y और x के ऊपर ऑपरेशन लगाऊँ, जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये एलिमेंट जो सेट जी था वो ग्रुप बना होगा, तो y और x के ऊपर आपने ऑपरेशन लगाया, x और y के ऊपर आपने ऑपरेशन लगाया, तो दोनों तरफ से बच्चों आपको रिजल्ट बराबर मिलता है। मतलब कि ये हुआ कि हमने कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करवा दिया इस ग्रुप G के लिए, क्योंकि जो भी एलिमेंट x और y थे, जो भी बच्चों एलिमेंट थे x और y, वो दोनों ही किस ग्रुप के एलिमेंट थे, वो दोनों ही एलिमेंट थे बच्चों ग्रुप G के। मतलब इस ग्रुप के लिए मैंने बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा दिया, मतलब कि कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हो चुका है इस ग्रुप के लिए। ठीक है, और अगर बच्चों किसी ग्रुप के लिए कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हो जाता है तो आप ये कहोगे सो बच्चों जो ग्रुप आपके पास G होगा, सो G इज़ एबिलियन ग्रुप। तो बच्चों G जो है आपके पास कैसा ग्रुप बनेगा, वो आपके पास बच्चों बनेगा एबिलियन ग्रुप। तो कुछ इस तरीके से आपने इस थ्योरम को कंप्लीट करना है। छोटी सी थ्योरम है, अगर किसी ग्रुप के अंदर कुछ इस तरह के एलिमेंट हो कि जिनका इन्वर्स वापस वही एलिमेंट होंगे, तो उस कंडीशन में वो जो ग्रुप बनेगा वो हमेशा एबिलियन होगा। तो यहाँ पे बच्चों मैंने कोई मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप लिया, दो एलिमेंट लिए x और y ग्रुप G के, x इन्वर्स बच्चों x के बराबर है, y इन्वर्स वापस y के बराबर है, और x इंटू वाई करके जो मुझे नया एलिमेंट मिलेगा जो ग्रुप G से ही होगा, तो उस एलिमेंट का इन्वर्स भी वापस मुझे वही एलिमेंट मिलेगा इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। और जैसे बच्चों उसको मैंने ओपन किया तो y इन्वर्स x इन्वर्स इज इक्वल टू आया एक्स वाई, और y इन्वर्स की वैल्यू मेरे पास है y और x इन्वर्स की वैल्यू बच्चों मेरे पास है x। तो इस कंडीशन ने बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया। और जैसे बच्चों इस ग्रुप के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, तो जो ग्रुप आपके पास G होगा वो हमेशा बनेगा एबिलियन ग्रुप। तो यहाँ पे बच्चों हमने फर्स्ट थ्योरम को कंप्लीट किया, उसके प्रूफ को कंप्लीट किया। अब हम बच्चों मूव करेंगे सेकंड थ्योरम के ऊपर, उसके स्टेटमेंट को चेक करते हैं, उसका स्टेटमेंट बच्चों किस तरह का होगा। सेकंड थ्योरम बच्चों कुछ इस तरीके से है, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई का मतलब बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, देन जी इज एबिलियन ग्रुप। तो बच्चों जी कैसा ग्रुप होगा, जी हमारे पास होगा एबिलियन ग्रुप। तो कुछ इस तरह की कंडीशन हमारे पास है। मतलब स्टेटमेंट ये कहती है कि जी का कोई भी एलिमेंट होगा, ए उसका आर्बिट्ररी एलिमेंट है, तो जी का अगर कोई भी एलिमेंट हो, उस एलिमेंट का स्क्वायर हमेशा मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, जो आइडेंटिटी एलिमेंट उस ग्रुप जी के लिए काम करेगा एज ए आइडेंटिटी एलिमेंट का। मतलब कि जो ई है वो इस ग्रुप जी के लिए बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है। और इस ग्रुप का आप कोई भी एलिमेंट उठाओ, जब आप उसका स्क्वायर करोगे वापस आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। और मुझे प्रूव करके दिखाना है कि जो बच्चों ग्रुप होगा जी, अगर कुछ इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब कि अगर जी के एलिमेंट का नेचर कुछ इस तरह का होगा, तो वो जो ग्रुप होगा बच्चों वो हमेशा एबिलियन ग्रुप होगा। मुझे बच्चों इस थ्योरम को कंप्लीट करना है, इसके प्रूफ को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ बच्चों कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे बच्चों फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जितने भी बच्चों ए जी से बिलोंग करेंगे, तो गिवन कंडीशन ये कहती है कि जो ए स्क्वायर है वो बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, ए स्क्वायर को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ ए इंटू ए। इसको बच्चों में ई को मैंने एज इट इज लिखा। फिर यहाँ पे बच्चों मैं प्री मल्टीप्लाई करूँगा। प्री मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगा, प्री मल्टीप्लाई मैं करूँगा ए इनवर्स से। प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स में मुझे बच्चों ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करना है। तो ए इनवर्स से बच्चों मुझे करना है प्री मल्टीप्लाई, तो ए इनवर्स को मैंने पहले लिखा, क्योंकि अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करता फिर मैं ए इनवर्स को इनके पीछे लिखता, और अगर मैं प्री करूँगा फिर मैं उसको आगे लिखूँगा। तो यहाँ पे भी मुझे ए इनवर्स को आगे लिखना है। अब बच्चों इस ए इनवर्स के साथ आप एक ए को अटैच करिए और एक ए को रखिए पीछे, और यहाँ पे बच्चों ए इनवर्स ए इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट सेम आएगा। ए इनवर्स ए की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, आइडेंटिटी इंटू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी को मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हटा भी सकता हूँ, उसको मैं लगा भी सकता हूँ।
तो जैसे बच्चों इसको मैं हटाऊंगा तो A जो है मेरे पास A इन्वर्स के बराबर आ जाता है। और जबकि बच्चों जो A था वो इस ग्रुप G का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, मतलब कि इस ग्रुप के सभी एलिमेंट A के लिए जो A है वो A इन्वर्स के बराबर आ चुका है। मतलब कि आप यहाँ पे इस रिजल्ट पे पहुँच चुके हो कि इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे बच्चों उनका इन्वर्स वापस वही एलिमेंट होगा। और बच्चों ये तो हमने अभी अभी थ्योरम की है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप हो जिसके जो भी एलिमेंट होंगे उनका इन्वर्स अगर वापस वही एलिमेंट मिले तो वो जो ग्रुप होगा वो हमेशा कैसा ग्रुप बनेगा बच्चों, एबिलियन ग्रुप बनेगा। मतलब कि इस ग्रुप के हर एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। कौन सी कंडीशन? कि जो A होगा वो हमेशा A इन्वर्स के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस ग्रुप का कोई और एलिमेंट लूँ, अगर बच्चों मैं इस ग्रुप G का कोई एलिमेंट B लूँगा तो उस कंडीशन में बच्चों जो B इन्वर्स होगा वो भी फिर मुझे वापस B के बराबर मिलेगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक, अब इसको भी बच्चों मुझे एबिलियन दिखाना है और यहाँ पे भी मुझे एबिलियन दिखाने के लिए ग्रुप G को एबिलियन दिखाने के लिए मुझे बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों मैं एक एलिमेंट लेता हूँ कुछ इस तरह का A इंटू B की फॉर्म का, वही बच्चों जो काम हमने लास्ट थ्योरम में किया A इंटू B, क्योंकि A और B दोनों ही अलग अलग एलिमेंट है बच्चों ग्रुप G के। लेकिन जब मैं A और B का मल्टीप्लाई करूँगा या जब मैं A और B को ऑपरेट करूँगा तो वापस मुझे ग्रुप G का एलिमेंट मिलेगा। और क्योंकि बच्चों A B अगर ग्रुप G का एलिमेंट बन चुका है तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो A B का इन्वर्स होगा वापस मुझे क्या मिलेगा बच्चों, A B मिलेगा। इसको फिर मैं आगे बच्चों फर्दर इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। B इन्वर्स A इन्वर्स इज इक्वल टू मेरे पास कितना बनेगा A B, और B इन्वर्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है B, और A इन्वर्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है A। तो बच्चों बी ए मेरे पास आ चुका है ए बी के बराबर, और ये बच्चों मेरे पास कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हो चुका है। किस ग्रुप के लिए बच्चों? ग्रुप जी के लिए। और अगर इस ग्रुप के लिए बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है तो आप ये कहोगे कि सो जो आपके पास ग्रुप जी होगा इज बच्चों ये आपके पास बनेगा एबिलियन ग्रुप। ये कैसा ग्रुप बनेगा आपके पास? ये आपके पास बनेगा एबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमने इस तरीके से सेकेंड थ्योरम को कंप्लीट किया। जो भी गिवन चीज़ आपके पास है उसी से मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ। ठीक है, और जैसे आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे हो मतलब कि उस ग्रुप के हर एक एलिमेंट का इन्वर्स वापस वही एलिमेंट होगा। मतलब कि अगर मैं बी कोई एलिमेंट लूँगा ग्रुप जी का तो बी का इन्वर्स वापस बी के बराबर ही होगा, और फिर आगे बच्चों आपने वही सेम काम करना है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हमने इस थ्योरम को कंप्लीट किया, सेकंड थ्योरम को कंप्लीट किया। अब हम बच्चों मूव करेंगे थर्ड थ्योरम के ऊपर। उसके बच्चों स्टेटमेंट को चेक कर दें कि वहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है। थर्ड थ्योरम बच्चों कुछ इस तरीके से है, इफ ए group G has 4 elements, then जो बच्चों G होगा ग्रुप G वो मेरे पास एक एबिलियन ग्रुप होगा। मुझे ये बच्चों प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, उसको ध्यान से करना पड़ेगा। ये गिवन है बच्चों कि कोई मेरे पास कोई ग्रुप G है, उसके अंदर बच्चों 4 एलिमेंट हैं। अब वो 4 एलिमेंट बच्चों कैसे भी हो सकते हैं, और उस मुझे ग्रुप को बच्चों दिखाना है एबिलियन। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ बच्चों, एक मैं ग्रुप बनाने वाला हूँ। एक ग्रुप बच्चों मैंने G लिया और उसके अंदर मैं 4 एलिमेंट कुछ इस तरीके से लूँगा कि पहला एलिमेंट बच्चों मैंने लिया आइडेंटिटी एलिमेंट, अगला एलिमेंट बच्चों मैंने लिया A, फिर एलिमेंट बच्चों मैंने लिया B, फिर एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिया C। बच्चों जब भी आप किसी ग्रुप का फॉर्मेशन करते हो, जब भी आप किसी ग्रुप को बनाते हो तो वहाँ पे बच्चों जो उस ग्रुप के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो बच्चों यूनिक होता है। मतलब कि अगर E मेरे पास कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है इस ग्रुप का, तो बच्चों ये इस एलिमेंट A के लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इस एलिमेंट B के लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और बच्चों इस एलिमेंट C के लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। मतलब कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो ग्रुप के लिए यूनिक होता है। ठीक है, लेकिन जो इन्वर्स एलिमेंट होता है बच्चों वो कभी भी यूनिक नहीं होता। मतलब कि अगर A कोई एलिमेंट है G का, तो जो A का इन्वर्स होगा वो कोई और एलिमेंट होगा, B का इन्वर्स कोई और एलिमेंट होगा, C का इन्वर्स बच्चों कोई और एलिमेंट होगा। मतलब कि जो इन्वर्स होगा हर एक एलिमेंट का वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो पूरे ग्रुप के लिए बच्चों सेम होता है। तो जब भी आप ग्रुप का फॉर्मेशन करो, जब भी आप कोई ग्रुप बनाते हो, तो कुछ इस तरह की कंडीशंस बच्चों उसमें होनी चाहिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक हो, और जबकि बच्चों इन्वर्स एलिमेंट अलग अलग वहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आपको एक चीज़ और ध्यान देनी पड़ेगी कि हम ये जानते हैं सिंस कि जितने भी बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं उनका इन्वर्स वापस मुझे वही एलिमेंट मिलता है। अब ऐसा क्यों? मान लीजिए बच्चों मेरे पास 1 है
मैं कहता हूँ कि बच्चों मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि मुझे वापस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मिले, तो आप कहोगे भाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो इस 1 के लिए जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का काम करेगा वो वापस 1 ही काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बच्चों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मेरे पास होगी उसके लिए जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वापस वो खुद ही एलिमेंट होगा। और यही कंडीशन बच्चों हम एडिटिव आइडेंटिटी के साथ कर सकते हैं कि मैं 0 में क्या ऐड करूं मुझे वापस 0 मिले, तो आप कहोगे बच्चों 0, तो 0 के लिए जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो 0 होगा और 1 के लिए जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा बच्चों वो 1 होगा। मतलब कि किसी भी ग्रुप के अंदर जो कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका जो इन्वर्स होगा बच्चों वापस वही एलिमेंट होगा। तो इसको बच्चों अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। नाउ बच्चों यहाँ पे हमें एक छोटी सी चीज़ को और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नाउ बच्चों आप यहाँ पे लिखोगे देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे बच्चों देयर एग्जिस्ट 1 मोर एलिमेंट, बच्चों यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा who has its own इन्वर्स, कि वो बच्चों अपना इन्वर्स रखता हो, मतलब कि उसका खुद का इन्वर्स उसी के बराबर हो। अब ऐसा क्यों बच्चों क्योंकि ई इन्वर्स वापस ई के बराबर आ चुका है। अगर बच्चों मैं ऐसा कह देता हूँ कि ए इन्वर्स बी के बराबर होगा तो बच्चों बी का इन्वर्स कौन होगा, बी का इन्वर्स बनेगा ए का इन्वर्स बच्चों कौन बनेगा बी, और बी का इन्वर्स कौन बनेगा ए। तो यहाँ भी बच्चों फिर भी एक एलिमेंट ऐसा बचेगा सी, तो सी का इन्वर्स बच्चों वापस सी को ही बनना पड़ेगा, क्योंकि इन एलिमेंट के जो इन्वर्स एलिमेंट मिलेंगे वो भी बच्चों इसी ग्रुप से बिलोंग करने चाहिए। अगर ए इन्वर्स मतलब कि अगर बच्चों ए का इन्वर्स बी है तो बी इस सेट में होना चाहिए, अगर बी का इन्वर्स ए है तो ए इस सेट में होना चाहिए। तो बच्चों अगर ए का इन्वर्स बी हो गया और बी का इन्वर्स ए हो गया और ई का इन्वर्स ई हो गया तो सी एक अकेला ऐसा एलिमेंट बचा जिसका इन्वर्स बच्चों वापस वही एलिमेंट होगा, ठीक है। या फिर बच्चों आप इसको कुछ इस तरीके से भी चेक कर सकते हो कि मान लीजिए बच्चों मैं ये कह देता हूँ कि ए का इन्वर्स तो सी बनेगा और सी का इन्वर्स ए बनेगा, तो उस कंडीशन में बी फिर ऐसा एलिमेंट बनेगा कि बी का इन्वर्स वापस फिर बी के बराबर होगा, ठीक। या फिर थर्ड कंडीशन कुछ इस तरीके से हो सकती है कि मैं कह दूं बच्चों बी का इन्वर्स सी बनेगा और सी का इन्वर्स बी बनेगा, तो उस कंडीशन में ए एक ऐसा एलिमेंट बचेगा जिसका इन्वर्स वापस उसी एलिमेंट के बराबर होगा। मतलब कि आप इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेलेक्ट कर लो, कम से कम बच्चों एक एलिमेंट ऐसा जरूर बचेगा जिसका इन्वर्स वापस वही एलिमेंट होगा, ठीक है। बच्चों ई इन्वर्स इज इक्वल टू ई है तो फिक्स है, इसका इन 3 कंडीशन से बच्चों कोई लेना देना नहीं है। मुझे इन तीनों में से कोई एक कंडीशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो बच्चों मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि जो ए का इन्वर्स है वो वापस ए के बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा सो ए का इन्वर्स वापस ए के बराबर होगा। अब बच्चों मुझे यहाँ पे कुछ केसेस बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे बच्चों मेरे पास सबसे पहला है केस फर्स्ट। अब ये दोनों चीज़ें बच्चों गिवन है, ई का इन्वर्स ई के बराबर ये भी गिवन है, ए का इन्वर्स ए के बराबर बच्चों ये भी गिवन है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर इन दोनों कंडीशन को एज ए गिवन कंडीशन लेते हुए कि अगर बच्चों बी का इन्वर्स बी के बराबर हो और सी का इन्वर्स सी के बराबर हो, मतलब कि दो चीज़ें हमें पहले से पता है, ई का इन्वर्स ई के बराबर ये मुझे पहले से पता है, ए इन्वर्स ए के बराबर ये भी मुझे पहले से पता है। लेकिन अगर बी का इन्वर्स बी हो, सी का इन्वर्स सी हो, कुछ इस तरह की कंडीशन बच्चों सेटिस्फाई बने, तो उसमें आप सीधा सीधा कहोगे सो जो आपके पास ग्रुप जी होगा वो आपके पास ग्रुप बनेगा एबिलियन। क्योंकि ये रिजल्ट बच्चों हमने डायरेक्टली कहाँ से बोला, जो हम फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट कर चुके हैं। क्योंकि फर्स्ट थ्योरम में हमने ये कहा था कि अगर कोई ग्रुप हमें ऐसा मिले जिसमें हर एक एलिमेंट का इन्वर्स वापस वही एलिमेंट होगा, तो उस कंडीशन में वो जो ग्रुप होगा बच्चों बनेगा एबिलियन ग्रुप। अब यहाँ पे ई का इन्वर्स ई के बराबर है, ए का इन्वर्स ए के बराबर है, अगर बी का इन्वर्स बी के बराबर हो, सी का इन्वर्स सी के बराबर हो, तो बच्चों ग्रुप हमेशा बनता है एबिलियन फ्रॉम फर्स्ट थ्योरम से, ठीक है। अब बच्चों हम चलते हैं केस सेकेंड की तरफ। केस सेकेंड में ये दोनों कंडीशन हम गिवन कंडीशन मानेंगे कि ई इन्वर्स ई के बराबर है और ए इन्वर्स ए के बराबर है। अब बच्चों यहाँ पे मैं लेट करूँगा कि मान लीजिए कि जो बी इन्वर्स है वो सी के बराबर है और सी इन्वर्स मेरे पास बी के बराबर है, मतलब बी का इन्वर्स बच्चों मेरे पास हो जाए सी और सी का इन्वर्स मेरे पास हो जाए बी। तो यहाँ पे बच्चों कुछ इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि जब बी और सी को क्योंकि बच्चों b का इन्वर्स कौन है c, तो c को b के साथ लगाने से मुझे मिलेगा आइडेंटिटी एलिमेंट, और अगर c का इन्वर्स b है तो बच्चों c को b के साथ लगाने से मुझे मिलेगा आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। और इन दोनों कंडीशन को जब बच्चों मैं मर्ज करूंगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि bc बच्चों बराबर किसके हो चुका है, cb के। bc किसके बराबर हो चुका है, cb के।
इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं बी और सी के ऊपर ऑपरेशन लगाऊंगा, जो भी ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन होगा, और जब मैं सी और बी के ऊपर ऑपरेशन लगाऊंगा तो बच्चों मुझे दोनों कंडीशन में रिजल्ट हमेशा बराबर मिलेगा। मतलब ये तो बच्चों एक तरह का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है। और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों किसके लिए सेटिस्फाई होगी? ग्रुप जी के लिए। ठीक, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप काम करोगे। और अभी बच्चों बी सी बराबर हो चुका है सी बी के। सिमिलरली मैं ये कह सकता हूँ, सिमिलरली बच्चों मैं यहाँ पे और चीज़ें भी बोल सकता हूँ, लेकिन उससे पहले बच्चों मुझे छोटा सा काम करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे बच्चों एक एलिमेंट लेना पड़ेगा कुछ इस तरह का, ए बी बच्चों मैंने एलिमेंट लिया जी से, क्योंकि आप ये जानते हो बच्चों जी कोई ग्रुप है। अगर मैं इस ग्रुप के बच्चों 2 एलिमेंट लेता हूँ और उन 2 एलिमेंट के ऊपर जब मैं कोई ऑपरेशन लगाऊंगा, या बच्चों मैं इन दोनों एलिमेंट की मल्टीप्लाई करूंगा, अगर ये बच्चों कोई मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होगा, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे बच्चों वापस आपका ग्रुप जी से एलिमेंट मिलेगा। तो अगर ए बी बच्चों इस ग्रुप जी का एलिमेंट होगा तो ए बी फिर इन चारों में से किसी एक एलिमेंट के बराबर होगा, क्योंकि बच्चों इस ग्रुप के अंदर तो 4 ही एलिमेंट है। अब ए बी इस ग्रुप का कोई 5वां एलिमेंट तो नहीं बनेगा। अगर ए इंटू बी कोई एलिमेंट होगा ग्रुप जी का, तो वो ए बी या तो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा, मतलब ई के बराबर होगा, या फिर बच्चों दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी जो ए बी होगा वो ए के बराबर होगा, या फिर बच्चों ए बी बी के बराबर होगा, या फिर बच्चों आपका ए बी सी के बराबर होगा। तो इन बच्चों चारों पॉसिबिलिटी को हमें ओपन करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, अगर जो ए बी है बच्चों वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो। अगर ए बी आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो तो इसका मतलब ये होगा कि जो ए इनवर्स है वो बी के बराबर है। मतलब कि ए का इनवर्स कौन है? बी। लेकिन ये तो बच्चों कॉन्ट्रडिक्शन है, ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ए का जो इनवर्स है बच्चों वो ए के बराबर है। तो ये बच्चों मेरे पास बनेगा नॉट पॉसिबल, ये बच्चों मेरे पास बनेगा नॉट पॉसिबल, ये बच्चों पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कि जो ए बी है वो कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर नहीं होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी बच्चों ये है कि जो ए बी है वो अगर एलिमेंट ए के बराबर हो, तो इस कंडीशन में बच्चों ए से ए कैंसिल आउट अगर हो तो बच्चों बी वापस बनेगा आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर। लेकिन बच्चों ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि बी एक अलग से एलिमेंट है, तो ये भी बच्चों आपके पास आएगा नॉट पॉसिबल, ये भी आपके पास आएगा नॉट पॉसिबल। अब तीसरा बचा कि जो ए बी है अगर वो बी के बराबर हो, तो बी से बी कटे तो बच्चों ए बराबर होगा ई के, ए बराबर होगा ई के, मतलब ए बच्चों होगा आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर। लेकिन बच्चों ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये भी बच्चों पॉसिबल मेरे पास नहीं है। चौथा केस बच्चों ये बचा, चौथी पॉसिबिलिटी ये बची कि जो ए बी होगा वो बच्चों सी के बराबर होगा। अब ये बच्चों पॉसिबल हो सकता है, ये जो चीज़ है ये बच्चों मेरे पास पॉसिबल हो सकती है। ठीक, मतलब कि जो ए बी की वैल्यू है वो सी के बराबर आ चुकी है। और सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, कि जो बी ए होगा वो वापस बच्चों सी के बराबर होगा। अगर बच्चों ए बी सी के बराबर है तो मैं ये भी प्रूव कर सकता हूँ कि जो बी ए है वो सी के बराबर होगा। कैसे प्रूव करोगे बच्चों इसको? यहाँ पे बच्चों फिर मुझे बी ए एलिमेंट लेना पड़ेगा जी से। तो मैं पहली पॉसिबिलिटी बनाऊंगा बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, बी ए इज इक्वल टू ए, बी ए इज इक्वल टू बी, और फिर बी ए इज इक्वल टू सी। तो जैसे बच्चों यहाँ से ए बी की वैल्यू सी मिली, सिमिलरली मुझे बी ए की वैल्यू मिलेगी सी। तो जब आप इन दोनों कंडीशन को मर्ज करोगे तो उस कंडीशन में बच्चों आपको रिजल्ट मिलेगा कि जो ए बी होगा वो वापस किसके बराबर होगा? बी ए के बराबर होगा। मतलब ये बच्चों काम हम इसलिए कर रहे हैं कि बी सी सी बी के बराबर है, ए बी बी ए के बराबर है। और सिमिलरली बच्चों आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि जो ए सी होगा वो सी ए के बराबर होगा, इन्हीं चारों पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब बी सी सी बी के बराबर हो चुका है, ए बी बी ए के बराबर हो चुका है, और ए सी सी ए के बराबर हो चुका है। मतलब कि बच्चों इस कंडीशन में और इस कंडीशन इन तीनों कंडीशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है। और बच्चों किस एलिमेंट के लिए? ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, और तीनों ही बच्चों एलिमेंट किस ग्रुप के हैं? ग्रुप जी के लिए। ठीक है, मतलब कि तीनों ही बच्चों केसेस में आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है। तीनों ही कंडीशन में बच्चों आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हो चुका है। और अगर बच्चों कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई हो चुका है तो जो बच्चों ग्रुप आपके पास जी होगा वो कैसा बनेगा बच्चों? वो बनेगा एबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो आप लास्ट में लिखोगे बच्चों, ये आपका था केस सेकेंड, आप लिखोगे सो जी। बच्चों आपके पास जो जी था वो कैसा ग्रुप बन चुका है? वो आपके पास बच्चों बन चुका है एबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इस थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट होगा। बच्चों यहाँ पे आपको कुछ केसेस बनाने पड़ेंगे, फर्स्ट केस, सेकंड केस। फर्स्ट केस में आप बोलोगे कि बी इनवर्स बी है, सी इनवर्स सी है, तो एबिलियन बनेगा।
यहाँ पे बच्चों आपको कुछ इस तरह की कंडीशंस लेट करनी पड़ेंगी। फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे दोनों तीनों कंडीशन में कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी इजीली सेटिस्फाई हो जाती है। और अगर बच्चों ग्रुप जी के लिए कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो बच्चों ग्रुप जी होगा वो हमारे पास बनेगा एबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमने कुछ इस तरीके से थ्योरम को कंप्लीट किया। नाउ बच्चों अब हम मूव करेंगे थ्योरम नंबर 4। उसका बच्चों स्टेटमेंट चेक करते हैं, उसका स्टेटमेंट किस तरह का होगा। बच्चों थ्योरम कुछ इस तरीके से है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स, ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप कर दीजिए बच्चों यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, तो मतलब कुछ थ्योरम इस तरीके से है बच्चों कि अगर मेरे पास कोई ग्रुप है, उस ग्रुप का बच्चों कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट का जो भी ऑर्डर होगा तो वो ऑर्डर बराबर होगा उसी एलिमेंट के इन्वर्स के ऑर्डर के बराबर। ठीक है बच्चों, हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप सीख चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास कोई ग्रुप होगा जी, उस ग्रुप का बच्चों कोई एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट का जो ऑर्डर बनेगा वो ऑर्डर बच्चों वही होगा जो उस एलिमेंट के इन्वर्स का ऑर्डर होगा। मतलब कि हमें यहाँ पे कुछ इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि मान लीजिए बच्चों मेरे पास कोई ए एलिमेंट है इस ग्रुप जी का, तो इस ग्रुप का बच्चों जो ऑर्डर बनेगा वही ऑर्डर होगा इस एलिमेंट के इन्वर्स का। तो कुछ इस तरह की यहाँ पे हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। मतलब कि अगर बच्चों हम इस कंडीशन को अगर हम सेटिस्फाई कर देते हैं, मतलब कि अगर ए का जो ऑर्डर है वो ए इन्वर्स के ऑर्डर के बराबर आ जाएगा, मतलब ये बच्चों आपकी थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों कुछ इस तरह का काम हमें करना पड़ेगा। इसको बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पे मैंने ए कोई एलिमेंट लिया ग्रुप जी का, मतलब जी बच्चों मेरे पास कोई ग्रुप है उसका मैंने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया ए। और यहाँ पे बच्चों मैं एक चीज़ और कर लेता हूँ कि इस एलिमेंट के ऑर्डर को बच्चों मैं लेट कर लेता हूँ एन। इस एलिमेंट ए के ऑर्डर को मैंने कितना ले लिया एन। अगर बच्चों इस ए का जो ऑर्डर है बच्चों वो एन है, तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि जो ए की बार एन होगा वो बच्चों वापस आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है, अब इस ए की बार एन को बच्चों कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है बच्चों, कुछ इस तरीके से। मतलब ए की बार एन का मतलब होगा कि मैंने ए को बच्चों मल्टीप्लाई किया है एन टाइम्स। ठीक है, और वापस बच्चों मेरे पास इधर कौन है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब बच्चों यहाँ पे मैं इन्वर्स लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। मतलब कि इसी को अगर मैं कुछ ऐसे कर दूँ बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में भी मैंने इन्वर्स लगा दिया और राइट हैंड साइड में भी मैंने इन्वर्स लगा दिया। राइट हैंड साइड में बच्चों वापस मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट ए ही मिलेगा, और इस इन्वर्स को बच्चों मैं बारी बारी से हर एक एलिमेंट की पावर में लगा सकता हूँ। मतलब इसको बच्चों मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ये, और ये बच्चों मेरे पास बनेगा n टाइम्स ये। और इसी को बच्चों मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इसी को मैं लिखूँगा a इन्वर्स की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। a इन्वर्स की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि जो a इन्वर्स का ऑर्डर है वो वापस किससे छोटा होगा, n से, या n के बराबर होगा। ठीक है, मतलब वही है बच्चों, अगर कोई एलिमेंट है उसकी पावर में आपको इंटीजर लगाओ और आपको बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, तो वो जो इंटीजर होगा मतलब कि उस एलिमेंट का जो ग्रुप होगा उस इंटीजर से हमेशा छोटा होगा या फिर होगा बराबर। मतलब कि अगर a इन्वर्स की पावर में n लगाने से मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, तो जो a इन्वर्स का ऑर्डर होगा वो या तो हमेशा बच्चों n से छोटा होगा या फिर n के बराबर होगा। और यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, यहाँ पे बच्चों मैं लेट कर लेता हूँ कि जो a इन्वर्स का ऑर्डर है वो बच्चों m के बराबर है। तो जब मैं बच्चों यहाँ पे n पुट करूँगा तो बच्चों मेरे पास कुछ इस तरह की कंडीशन हो। ठीक है, कुछ मेरे पास बच्चों इस तरह की कंडीशन यहाँ पे होगी। और यहाँ पे बच्चों सिंस अभी अभी बच्चों मैंने बोला है कि जो a इन्वर्स है उसका ऑर्डर मेरे पास कितना है n, इसका मतलब ये हुआ कि जो a इन्वर्स होगा उसकी पावर में m लगाओगे तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। अब इस a इन्वर्स को मैं कुछ इस तरीके से ओपन कर सकता हूँ ऐसे बच्चों, मतलब कि a इन्वर्स को बच्चों मैंने मल्टीप्लाई किया m टाइम्स, a इन्वर्स को बच्चों मैंने मल्टीप्लाई किया m टाइम्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसी को बच्चों मैं फिर दोबारा वही काम करूँगा कि मुझे बच्चों यहाँ पे इन्वर्स लगाना है पावर में, होल पावर में, दोनों तरफ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और यहाँ पे भी बच्चों मुझे
m टाइम्स करना है, ठीक है। और जब बच्चों इन्वर्स दोबारा फिर हर एक a इन्वर्स की पावर में जाएगा तो आपके पास बच्चों यहाँ पे सिर्फ a बचेगा, यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे a बचेगा, ये कुछ इस तरीके से। और ये भी बच्चों आपके पास m टाइम्स होगा, ये भी आपके पास बच्चों कितना होगा, ये भी n टाइम्स होगा। और बच्चों e का इन्वर्स मुझे वापस क्या मिलेगा, e। तो इसी को बच्चों मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको बच्चों मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों a की पावर m e। और इसको बच्चों मैं लिखूँगा कि जो ऑर्डर होगा a का वो m से छोटा होगा। लेकिन बच्चों ऑर्डर a का ऑर्डर बच्चों कितना है n, तो यहाँ पे बच्चों मैं लिख सकता हूँ n जो है m से छोटा होगा। तो ये बच्चों मेरे पास बनी दूसरी कंडीशन। और जैसे ही बच्चों मैं फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को मर्ज करूँगा तो यहाँ पे बच्चों m मेरे पास n के बराबर होगा। और m बच्चों कौन है, m ऑर्डर है a इन्वर्स का, और n बच्चों किसका ऑर्डर है, n ऑर्डर है मेरे पास a का। तो हम यहाँ पे ये प्रूव कर चुके हैं कि एलिमेंट a का जो ऑर्डर होगा वो वापस a इन्वर्स के एलिमेंट के ऑर्डर के बराबर होगा, ठीक। लेकिन बच्चों ये हमारा केस फर्स्ट है, ये बच्चों हमारा कौन सा है, ये हमारा है केस फर्स्ट। यहाँ पे हम ये लेट करके चल रहे हैं केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में हमने कुछ नहीं किया बच्चों, कोई ग्रुप जी था, उसका कोई एलिमेंट a था, a का ऑर्डर बच्चों मैंने n लिया। अगर a का ऑर्डर n होगा तो मैं लिख सकता हूँ a की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। a की पावर n को बच्चों कुछ इस तरीके से करके लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दोनों तरफ बच्चों मैंने इन्वर्स लगाया, e का इन्वर्स बच्चों वापस e हो सकता है, ये हम सीख चुके हैं पिछले वाली थ्योरम में। और इन्वर्स को बच्चों फिर मैंने हर एक एलिमेंट की पावर में अलग अलग से लगाया, मतलब कि इसको बच्चों मैं ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ एक ही बात है। a इन्वर्स को फिर बच्चों मैंने n टाइम्स किया तो a इन्वर्स की होल पावर n इज इक्वल टू बनेगा आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब ये हुआ बच्चों की जो a इन्वर्स का ऑर्डर होगा वो n से छोटा या n के बराबर होगा, ठीक है। फिर मैंने a इन्वर्स के ऑर्डर को बच्चों m लिया, तो जब आप वापस यहीं पे इसकी वैल्यू पुट करोगे तो m हमेशा n से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फिर a इन्वर्स का ऑर्डर हमने कितना लिया था बच्चों m, इसको फिर मैं दोबारा कुछ इसी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर बच्चों आप पहुंचोगे कि जो n होगा वो m से छोटा होगा। फिर जब आप बच्चों दोनों कंडीशन को मर्ज करोगे तो m बच्चों आपके पास n के बराबर होगा, ठीक। केस सेकंड बच्चों मेरे पास कुछ इस तरीके से बन सकता है। केस सेकंड में बच्चों हम कहेंगे इफ ऑर्डर ऑफ a इज फाइनाइट। अगर बच्चों a का ऑर्डर फाइनाइट है, अगर बच्चों एलिमेंट a का ऑर्डर फाइनाइट है, देन तो जो ऑर्डर मेरे पास बनेगा, ऑर्डर किसका बनेगा, इन्वर्स a इन्वर्स का जो बच्चों बनेगा, कैन नॉट बी इनफाइनाइट। वो बच्चों कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, वो कभी भी बच्चों इनफाइनाइट नहीं हो सकता। अगर a का ऑर्डर फाइनाइट होगा तो a इन्वर्स का ऑर्डर भी हमेशा फाइनाइट होगा, वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चों सिंस यहाँ पे जो बच्चों a इन्वर्स का ऑर्डर है वो वापस बच्चों मेरे पास किसके बराबर, m के बराबर। ये बच्चों हम लेट कर चुके हैं। a इन्वर्स का ऑर्डर बच्चों मेरे पास किसके बराबर है, m के बराबर। मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि a इन्वर्स जो बच्चों मेरे पास होगा, जो a इन्वर्स मेरे पास होगा उसकी पावर m होगी बच्चों वापस आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगी, क्योंकि बच्चों a इन्वर्स का ऑर्डर कितना है, m। और इसी को बच्चों मैं पावर को इंटरचेंज कर सकता हूँ, मतलब कि इसको मैं लिख सकता हूँ am की पावर, मतलब कि am का इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और इसी को बच्चों मैं लिख सकता हूँ am इन्वर्स को बच्चों मैं इधर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो बच्चों फिर यहाँ पे वापस am बच्चों मेरे पास किसके इक्वल बनेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के। तो इस कंडीशन में बच्चों जो a का ऑर्डर होगा वो वापस किससे छोटा होगा, वो m से छोटा होगा। और अगर बच्चों a का ऑर्डर m से छोटा है, मतलब कि बच्चों a का ऑर्डर फाइनाइट है, तो ये हमने प्रूव कर दिया बच्चों कि अगर इन्वर्स का ऑर्डर फाइनाइट होगा तो बच्चों जो a का ऑर्डर होगा वो भी फाइनाइट होगा। मतलब ये बच्चों दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं डिपेंड करती हैं। अगर a का ऑर्डर फाइनाइट होगा तो इन्वर्स का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। अगर a का ऑर्डर फाइनाइट है तो इन्वर्स का ऑर्डर बच्चों कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों इस थ्योरम में हमने टोटल 2 केसेस के ऊपर डिस्कशन करा है। तो बच्चों ये छोटा सा थ्योरम है, कुछ ही नहीं है इसमें बच्चों, बिल्कुल आसान है। तो इस तरीके से बच्चों आपने इस थ्योरम को कंप्लीट करना है बच्चों। अब हम मूव करेंगे थ्योरम नंबर 4 के ऊपर, ठीक। चेक करते हैं बच्चों थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और वो थ्योरम बच्चों हमें क्या कहती है। बच्चों जब हमने सब ग्रुप के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे बच्चों हमने थ्योरम को कंप्लीट किया था कि जब भी हम 2 सब ग्रुप का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो जो 2 सब ग्रुप का इंटरसेक्शन बच्चों बनेगा वो भी हमेशा सब ग्रुप होता है किसी ग्रुप जी के लिए। अब हम डिस्कशन करेंगे बच्चों इस थ्योरम के ऊपर कि अगर हमारे पास बहुत सारे सब ग्रुप हों और उन बच्चों सभी सब ग्रुप का कोई आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन बनाया जाए तो वो जो बच्चों इंटरसेक्शन बनेगा बहुत सारे सब ग्रुप का, तो वो भी जो बच्चों बहुत सारे सब ग्रुप का जो बच्चों आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन होगा वो भी एक सब ग्रुप का काम करेगा किसी ग्रुप जी के लिए, ठीक है। इसको चेक करते हैं बच्चों कैसे करेंगे इस थ्योरम को। बच्चों इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट होगा, इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट होगा कुछ इस तरीके से होगा
कि प्रूव दैट arbitrary intersection of subgroup of G is also a subgroup। ठीक है, तो ये बच्चों हमें यहाँ पे चीज़ प्रूव करके दिखानी है कि अगर बच्चों कोई ग्रुप मेरे पास G है, उसके जितने भी बच्चों सब ग्रुप बनेंगे उन सब का बच्चों इंटरसेक्शन कर लीजिए। सारे के सारे सब ग्रुप का बच्चों जो आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा बच्चों एक सब ग्रुप होगा वापस उसी ग्रुप G के लिए। बच्चों कुछ इस तरह का रिजल्ट मुझे यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ भी बच्चों आप इसको स्टार्ट कैसे करोगे, इसका बच्चों प्रूफ कैसे होगा। सबसे पहले तो बच्चों मैंने यहाँ पे बोला लेट G इज़ ए ग्रुप। बच्चों G मेरे पास कोई ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे बच्चों लेट H लैम्डा बच्चों, यहाँ पे बच्चों जो H लैम्डा मेरे पास है, आप इसको बच्चों कुछ इस तरीके से करिए कि H लैम्डा बच्चों जहाँ पे T से बिलोंग करता है, इज़ ए फैमिली। बच्चों की मेरे पास फैमिली है, किसकी फैमिली है बच्चों, उन सभी सब ग्रुप की फैमिली है जो सब ग्रुप हैं बच्चों किसके, G के। ठीक है, मतलब कि G बच्चों मेरे पास कोई ग्रुप है, ये बच्चों H लैम्डा बिलोंग्स टू T, और जहाँ पे बच्चों वेयर बच्चों जो T है, T इज़ एन इंडेक्स सेट। जहाँ पे बच्चों T होगा वो मेरे पास एक इंडेक्स सेट का काम करेगा। बच्चों इंडेक्स सेट का मतलब क्या हुआ बच्चों, आप इसको पहले ये समझने की कोशिश करो कि G तो बच्चों मेरे पास कोई ग्रुप है, H लैम्डा बिलोंग्स टू T, मतलब कि बच्चों लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए लैम्डा की वैल्यू बच्चों 1 होगी तो ये बनेगा H1 इस G का कोई पहला सब ग्रुप होगा। फिर बच्चों लैम्डा की वैल्यू 2 बनेगी, H2 इसका कोई दूसरा सब ग्रुप होगा। फिर बच्चों लैम्डा की वैल्यू 3 बनेगी, H3 वो उसका कोई तीसरा सब ग्रुप होगा। तो ये बच्चों जो बहुत सारे सब ग्रुप बने हैं उन सभी सब ग्रुप की बच्चों मैंने एक फैमिली बना ली है। तो मुझे प्रूव करना है ये जो फैमिली है इस जिसके अंदर बहुत सारे सब ग्रुप हैं बच्चों किसी ग्रुप G के, तो ये जो बच्चों फैमिली बनेगी ये फैमिली मेरे पास सब ग्रुप है किसका, ग्रुप G का। ठीक है, और T बच्चों मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है इंडेक्स सेट। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो बच्चों बहुत सारे जो सब ग्रुप हैं इनकी बच्चों में एक इंटरसेक्शन बनाने वाला हूँ, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन। मतलब कि बच्चों H लैम्डा जो है आपके पास कोई सब ग्रुप है, ठीक है, लेकिन जैसे बच्चों मैं इसकी आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन बनाता हूँ, जैसे बच्चों मैंने इसकी आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन बनाई जहाँ पे लैम्डा T से बिलोंग करेगा, तो इस बच्चों आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन को मैंने H का नाम दे दिया। मतलब कि H लैम्डा जब लैम्डा T से बिलोंग करेगा तो वो बच्चों एक फैमिली हो गई सब ग्रुप की। ठीक है, मतलब उसके अंदर बच्चों बहुत सारे सब ग्रुप हैं। लेकिन जैसे बच्चों मैंने इसकी इंटरसेक्शन बनाई आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन, तो इस कंप्लीट को बच्चों मैंने H का नाम दे दिया। मतलब कि आप ये समझ लो कि अब हमें ये प्रूव करना है कि जो H है वो सब ग्रुप है किसका, G का। ठीक है, अगर आपने H को प्रूव कर दिया G का सब ग्रुप होगा, मतलब आप ये प्रूव कर दोगे कि जो आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन थी उस ग्रुप G के सब ग्रुप्स की वो वापस बन चुकी है सब ग्रुप किसका, G का। तो मुझे कुछ इस तरह की बच्चों यहाँ पे ये प्रूव करनी है। सो इसके लिए बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप ये बच्चों सभी जानते हो लेट x और y दोनों ही बच्चों एलिमेंट किससे हैं, H से, या फिर बच्चों आप ये कह लीजिए x y दोनों ही एलिमेंट बच्चों किसके हैं, H के। ठीक, अगर बच्चों x y दोनों ही एलिमेंट H के हैं तो मैं इनको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पे बच्चों x y दोनों एलिमेंट किसके हैं, H के, और अगर बच्चों x y दोनों ही एलिमेंट H के होंगे तो x y बच्चों एलिमेंट H लैम्डा के भी होंगे, जहाँ पे H लैम्डा मेरे लिए कोई सब ग्रुप का काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों सिंस आप लिखोगे सिंस H लैम्डा इज सब ग्रुप, ये बच्चों सब ग्रुप है किसका, G का। और आप ये सभी जानते हो कि सब ग्रुप के लिए बच्चों कुछ इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि जो x y इनवर्स है बच्चों वो H लैम्डा में जाएगा, क्योंकि ये बच्चों हम थ्योरम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, सब ग्रुप के लिए x y इनवर्स बच्चों अगर H लैम्डा में जाता है तो मैं ये कह सकता हूँ बच्चों दिस इम्प्लाइज दैट कि जो x y इनवर्स होगा अगर H लैम्डा में जाएगा, अगर बच्चों मैं इसकी कोई आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन बना देता हूँ H लैम्डा की, लैम्डा बिलोंग्स टू T, तो बच्चों x y इनवर्स उसमें भी जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। और अभी आपने कहा कि ये जो कंप्लीट बच्चों मेरे पास इंटरसेक्शन आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन, इसको बच्चों मैंने नाम किसका दे रखा है, H का। इसको बच्चों मैंने किसका नाम दे रखा है, H का।
मतलब बच्चों एक्स वाई इनवर्स वापस किस में चला गया, एच में चला गया। और अगर बच्चों ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी उस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो बच्चों हम कर चुके हैं, आप कहोगे सो एच इज़ ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो जो एच है बच्चों वो सब ग्रुप किसका बनेगा, वो सब ग्रुप बनेगा जी का, क्योंकि बच्चों हम एक थ्योरम कर चुके हैं। वो थ्योरम कुछ इस तरीके से थी कि अगर बच्चों मेरे पास जी कोई ग्रुप है, जी बच्चों मेरे पास कोई ग्रुप है और एच बच्चों कोई उसका सब ग्रुप है, तो अगर बच्चों मैं कोई एलिमेंट लूँ, एलिमेंट बच्चों में कौन से लूँ, एक्स वाई मान लीजिए मैंने एक्स वाई को एलिमेंट लिया जी का, तो जो बच्चों एक्स वाई इनवर्स होगा वो हमेशा एच से बिलोंग करेगा। अगर कुछ इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हम ये कहते हैं कि जो एच था, एच जो है बच्चों वो ग्रुप जी का सब ग्रुप बने। बच्चों ये हम थ्योरम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो उसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर एक्स वाई इनवर्स इसमें जाएगा बच्चों, इस आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन को मैंने नाम किसका दे रखा है, एच का, तो एक्स वाई इनवर्स बच्चों किस में जा चुका है, एच में। और एच जो है वापिस सब ग्रुप का काम करेगा, किसके लिए, ग्रुप जी के लिए, क्योंकि बच्चे इसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक। तो ये थ्योरम बच्चों कुछ इस तरीके से आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है। क्योंकि बच्चों दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन तो हमेशा सब ग्रुप होता है और ये हम इसको बच्चों प्रूव कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। लेकिन बच्चों हमने अब तक इस थ्योरम के ऊपर डिस्कशन नहीं किया था कि अगर हम बहुत सारे सब ग्रुप की फैमिली का आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन है तो वो जो बच्चों आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन होगा वो भी वापस एक सब ग्रुप का काम करता है किसी ग्रुप जी के लिए। बच्चों मैंने सबसे पहले जी कोई ग्रुप लिया, फिर मैंने एक बच्चों फैमिली बनाई, किसके, जी के जितने भी सब ग्रुप होंगे उनकी बच्चों मैंने एक फैमिली बनाई, जहाँ भी बच्चों एच लैम्डा कोई सब ग्रुप है, लेकिन लैम्डा की बच्चों वैल्यू चेंज हो सकती है, मतलब कि H1, H2, H3, H4 ऐसे बच्चों बहुत सारे सब ग्रुप हैं और उन बहुत सारे सब ग्रुप की इंटरसेक्शन को बच्चों मैंने H का नाम दिया। तो बेसिकली मुझे प्रूव ये करना है कि जो H है वही सब ग्रुप है। अगर आपने H को सब ग्रुप दिखा दे तो मतलब H जिसके बराबर होगा वो भी उस ग्रुप जी के लिए सब ग्रुप का काम करेगा। तो एक्स वाई बच्चों मैंने H से लिया, एक्स वाई अगर H में होगा तो बच्चों ये H लैम्डा में भी होगा। H लैम्डा बच्चों सब ग्रुप है किसका, जी का। अगर ये सब ग्रुप है बच्चों इस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्स वाई इनवर्स H लैम्डा में जाएगा, और अगर बच्चों एक्स वाई इनवर्स H लैम्डा में जाएगा तो बच्चों ये इसकी आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन में भी होगा। और इस आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन को बच्चों मैंने H का नाम दिया हुआ है, मतलब एक्स वाई इनवर्स किस में जा चुका है, H में। और बच्चों इसने इस रिजल्ट को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब ये पहचान होगी बच्चों की जो H होगा वो इस ग्रुप जी के लिए काम करेगा सब ग्रुप का, ठीक है। तो बच्चों कुछ इस तरीके से आपने इस थ्योरम को कंप्लीट करना है। नाउ बच्चों अब हम मूव करेंगे लास्ट थ्योरम के ऊपर। बच्चों आप सभी जानते हो कि ग्रुप अगर हमारे पास बच्चों कोई जी है तो उसके जो दो सब ग्रुप होते हैं उनका इंटरसेक्शन हमेशा बच्चों एक सब ग्रुप होता है किसी ग्रुप जी के लिए। लेकिन जरूरी नहीं बच्चों ये जो कंडीशन है वो यूनियन में भी सेटिस्फाई हो, मतलब कि अगर बच्चों मेरे पास कोई ग्रुप जी है और H1, H2 दो सब ग्रुप हैं उस जी के, तो ज़रूरी नहीं कि बच्चों जो H1 और H2 का यूनियन करके जो मुझे नया कोई सेट मिलेगा वो भी उस ग्रुप जी के लिए सब ग्रुप का काम करे। तो ये बच्चों हम थ्योरम चेक करके देखेंगे कि क्या यहाँ पे अगर हमारे पास दो सब ग्रुप हों और उन दो सब ग्रुप का यूनियन करके जो मुझे सेट मिलेगा क्या वो भी उस ग्रुप जी के लिए सब ग्रुप का काम करेगा या नहीं, इसको चेक करते हैं बच्चों। सो बच्चों इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होगा कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि बच्चों ये कोई ज़रूरी नहीं है यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज़ ऑल्सो ए सब ग्रुप। बच्चों ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं दो सब ग्रुप का यूनियन करूँ कि वो भी वापस सब ग्रुप हो, इज़ ऑल्सो ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, ठीक। तो कुछ इस तरह से बच्चों इस स्टेटमेंट का इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट होगा कुछ इस तरीके से रहेगा। मतलब कि बच्चों कोई ग्रुप मेरे पास जी है, उस ग्रुप के बच्चों अगर कोई दो सब ग्रुप हो और ज़रूरी नहीं कि बच्चों जो उन दो सब ग्रुप का यूनियन होगा वो भी मेरे लिए उस ग्रुप के सब ग्रुप का काम करें, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो मैंने जी कोई ग्रुप लिया, लेट जी इज़ एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, लेट जी इज़ एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, मतलब कि जी बच्चों मेरे पास कोई एडिटिव ग्रुप है इंटीजर्स का, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों मैं H1 लेट कर लेता हूँ, लेट H1 बच्चों मेरे पास कोई सेट है और H1 बच्चों मैंने कुछ इस तरीके से लिया, इसमें बच्चों एलिमेंट है कुछ इस फॉर्म में -9 -6 और फिर बच्चों -3 0 3 6 9 कुछ इस तरह के एलिमेंट बच्चों इसमें है। और H1 बच्चों सब ग्रुप है किसका, जी का। लेट H1
इज़ सब ग्रुप ऑफ जी। अब ये भी बच्चों जो सेट होगा H वो भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन उन सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो बच्चों H1 को सब ग्रुप बनाएंगे इसका जी का। और इसी तरीके से बच्चों मैंने एक सेट और लिया H2 कुछ इस तरीके से, यहाँ पे बच्चों मैंने सेट H2 लिया कुछ इस तरीके से लिया, -6 -4, फिर बच्चों आपके पास बनेगा -2 0 2 4 और 6। तो ये भी बच्चों मेरे पास कोई सब ग्रुप है। और किसका सब ग्रुप है बच्चों? ये सब ग्रुप मेरे पास है जी का। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे बच्चों मैं H1 यूनियन H2 बनाने की कोशिश करता हूँ। H1 यूनियन H2, ठीक है। यूनियन में बच्चों हमें इनको कंबाइन करना पड़ेगा। तो जब आप इनको बच्चों कंबाइन करोगे तो आपको -9 मिलेगा, -6 मिलेगा, -4 मिलेगा, फिर बच्चों आपको -3 मिलेगा, -2 मिलेगा, 0 मिलेगा, 2 मिलेगा बच्चों, फिर आपको 3 मिलेगा, फिर आपको 4 मिलेगा, फिर आपको 6 मिलेगा, फिर आपको 9 मिलेगा। तो ये बच्चों मेरे पास एक यूनियन बना H1 यूनियन H2। मुझे चेक करना है कि जो H1 यूनियन H2 है क्या वो भी सब ग्रुप का काम करेगा बच्चों? किसके लिए? मुझे चेक करना है बच्चों जो कि जो H1 यूनियन H2 बना है, H1 यूनियन जो H2 बना है क्या वो भी बच्चों मेरे लिए एक सब ग्रुप का काम करेगा जी का या नहीं? तो यहाँ पे बच्चों मैं क्या करता हूँ, लेट बच्चों मैंने एक एलिमेंट लिया 2, बच्चों मैंने एलिमेंट लिया H1 से, 2 मैंने एलिमेंट कहाँ से लिया? H1 से। और इसी तरीके से H1 अगर बच्चों मैं एलिमेंट लूँ, H1 तो बच्चों 2 तो बच्चों इसमें नहीं होगा। अब एक काम करो बच्चों, यहाँ से 3 ले लीजिए, 3 मैंने लिया बच्चों H1 से और 2 बच्चों मैंने ले लिया H2 से। ठीक है, अब बच्चों अगर ये भी इस ग्रुप जी के लिए सब ग्रुप का काम करेगा तो बच्चों सबसे पहले इसको एक छोटी सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी बच्चों। कौन सा? क्लोजर लॉ। और क्लोजर लॉ बच्चों कुछ इस तरीके से होगा कि अगर मैं इनका सम करूं तो वो बच्चों H1 यूनियन H2 में जाना चाहिए, लेकिन 2 + 3 बच्चों कितना बनेगा? 5। बच्चों 5 H1 यूनियन H2 में नहीं है, मतलब कि इस सेट ने तो बच्चों क्लोजर लॉ को ही सेटिस्फाई नहीं किया। तो आगे आने वाली जो प्रॉपर्टीज़ होंगी बच्चों जैसे एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, उनको बच्चों चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कि बच्चों ये होगा कि ये जो H1 यूनियन H2 होगा, जो H1 यूनियन H2 होगा बच्चों, H1 यूनियन H2 इज़ नॉट ए सब ग्रुप। ये बच्चों मेरे पास कभी भी सब ग्रुप नहीं होगा किसका? जी का। ठीक है, तो आपने कुछ इस तरीके से यहाँ पे चेक करना है। तो बच्चों जरूरी नहीं कि अगर 2 सब ग्रुप है मेरे पास H1 H2 उनका जो यूनियन बने वो सब ग्रुप हो किसी ग्रुप जी के लिए, लेकिन बच्चों इंटरसेक्शन हमेशा सब ग्रुप होता है। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों हमने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के ऊपर डिस्कशन करने की कोशिश की। आप बच्चों उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।